हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट आस्क फिजिक्स। मैं राकेश कुमार, आपका फिजिक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, वेक्टर। वेक्टर का दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये वेक्टर का लेक्चर 3 है ना। तो ये लेक्चर 3rd होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप इससे पहले जो 2 पार्ट है वो देख लीजिए और ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो वेक्टर का ये आपको और एक बात पता होगा, जस्ट आस्क फिजिक्स इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं बाय यूजिंग दिस नंबर 9572128142। कोई भी डाउट हो आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए उसका, जैसे कि कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो आपको, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस नंबर का यूज करके। ठीक है, या थियरी आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर इस वीडियो लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक कीजिए अगर आपको मतलब अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करते रहें करें, एंड है ना, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए देखिए एक लाल बटन होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें ताकि ठीक है हमें और मजा आए आपको पढ़ाने में और आपको और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। 11th का कंप्लीट लेक्चर इस पे डाउनलोड होता है टीटीएस में। ठीक है, टीटीएस के डेज में डाउनलोड होता है। आज सैटरडे है, आज एक तीसरा लेक्चर आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर उम्मीद है कि कल संडे है तो कल हम फ्री रहेंगे, तो कल ही आपका नेक्स्ट लेक्चर उम्मीद है कि एक वेक्टर 4 डाउनलोड अपलोड हो जाए। ठीक है, तो अपलोड का जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर थर्ड, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर में क्या पढ़ा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे, क्या है एंगल कैसे पता करते हैं वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, चलिए नेक्स्ट पेज में हम कर लें। क्या हेडिंग डालेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं। और लास्ट क्लास हम इसका जो नोट वगैरह है वो सब लिख चुके हैं, बस कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी, बस थ्योरी तक लिखे थे है ना, स्टेप वाइज। और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर P और दूसरा वेक्टर है Q। तो P और Q दो वेक्टर्स हैं, उस दोनों का बीच का एंगल पता करना है। तो हमने एक चीज आपको बताया था, इसको यहाँ साइड में समझते हैं। एक प्रॉपर्टी कि किसी भी वेक्टर को उसके लेंथ में चेंज किए बिना, जैसे ये वेक्टर ए बी है और ए बी उसका लेंथ है, और इसको इस वेक्टर को नाम देते हैं स्मॉल ए से। तो एक वेक्टर है ए बी, उसका नेमिंग क्या करें, स्मॉल ए से। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना इसको कहीं भी पैरेलल, है ना, कहीं भी पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई को बदले बिना कहीं भी शिफ्ट कीजिए, उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वेक्टर भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। पैरेलल शिफ्ट करने का अनंत तरीका हो सकता है। अनंत तरीका मतलब इसके पैरेलल अनंत कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, किसी को मैंने यहाँ लेके चला गया, लेंथ बदले बिना, तो वो सभी वेक्टर्स ए ही हैं, वो सभी वेक्टर्स ए ही कहलाएंगे। ठीक है, तो मतलब वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको आप नोट, अगर पिछले क्लास में नहीं कराया गया था तो अभी नोट्स कर लेंगे कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट किया जाए इनवर्स में, है ना, तो वो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर सेम रहेगा। इफ अ वेक्टर is shifted, if a vector is shifted parallel to itself, parallel to itself without changing its magnitude, without changing its magnitude, without changing its magnitude। ठीक है, बिना मैग्नीट्यूड के बदले, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ को बदले बिना अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं इसके पैरेलल, देन वेक्टर विल रिमेन अनचेंज। देन वेक्टर विल रिमेन अनचेंज का मतलब वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर विल रिमेन अनचेंज, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। बात क्लियर हुआ। तो किसी भी वेक्टर को हम एक बार और बता दें, किसी भी वेक्टर को अगर उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करें, उसी के पैरेलल उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना कहीं भी शिफ्ट करें तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए इस पेन को देखिए, ये मान लीजिए एक वेक्टर है, ये वाला एरो है, इसको कहीं भी इसी के पैरेलल इस पेन के लेंथ को बदल नहीं रहे, लेंथ को बदलने बिना कहीं भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, पैरेलल से कुछ और कर दिएगा तो वेक्टर बदल जाएगा, कुछ और वेक्टर ए से हो जाएगा कुछ और वेक्टर। क्यों, आगे चल के जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स या ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये और क्लियर होगा।
तो फिलहाल के लिए आप इतना नोट लिख के रखिए कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी के खुद के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है? उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करें तो उस वेक्टर बिना लेंथ को चेंज किए या बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए तो वह वेक्टर सेम रहता है, उस वेक्टर को वही नाम। जैसे अब देखिए हम आपको स्टेप वाइज बताए थे कि एंगल, अब आते हैं अपने काम पे। हाँ, एक लाइन और इसमें आप लिख सकते हैं ये, लेकिन अभी इसको हम आगे और एक बार लिखाएंगे, लेकिन चलिए यही कंप्लीट ही कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको अगर 360 डिग्री से घुमा दिया जाए तो फिर ये यहीं आ जाएगा, तो वेक्टर में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करा दिया जाए तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ नोट करके आप, यहाँ जगह कम है फिर भी लिख लेंगे नोट करके कि अगर किसी वेक्टर को, हिंदी में लिख दे रहे हैं, हिंदी वाले के लिए भी कुछ फेवर होना चाहिए। अगर किसी वेक्टर को, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दो, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल सॉरी पैरेलल कह रहे हैं, उसी के अगर 180 डिग्री उस इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखते हुए अगर 180 डिग्री घुमा दिया और 360 घुमा दिया जाए तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर किसी वेक्टर को उसी के इनिशियल पॉइंट के अबाउट, इनिशियल पॉइंट या टेल के अबाउट 360 घुमा दिया जाए, 360 घुमा दिया जाए, ठीक है, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं जाए, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर सेम रहेगा। क्लियर हुआ? किसी भी वेक्टर को अगर 360 से घुमा दीजिए तो वो वेक्टर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज कर नहीं रहे, वेक्टर सेम का सेम रह जाएगा। क्लियर है? तो ये दो नोट्स ध्यान रखेंगे। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, इसमें आप हेडिंग में डाल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या डालिएगा? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बोलिए, क्लियर है? ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब स्टेप वाइज एंगल निकालने के लिए हम पिछले क्लास बता भी चुके थे। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था आपको, लैंग्वेज लिखा था। यहाँ उससे शॉर्ट ट्रिक में हम बताएंगे। शॉर्ट में मतलब सिर्फ लिखते जाएंगे, टेल टू टेल कॉन्साइड कराइए या तो हेड टू हेड कॉन्साइड कराते हैं। जब भी आपको एंगल देखना हो तो वेक्टर को या तो टेल टू टेल कॉन्साइड कराइए या तो हेड टू हेड। किसका यूज करते हुए? तो बाई यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग अभी जस्ट सिखाया ना, पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करते हुए टेल टू टेल कॉन्साइड कराइए। चलिए ये वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर पी क्यू, ये मान लीजिए ये क्यू पी और यहाँ क्यू अलग लिए हैं, तो एक वेक्टर मान लीजिए इसका नाम क्या दिया जाए, ए, इसको बी कह लीजिए और इसको कह लीजिए सी और डी। तो यहाँ पे ए एक टेल है, सी टेल है, दोनों को मर्ज कराना है। मतलब एक मर्ज क्या मतलब, कॉन्साइड कराना है। कॉन्साइड कराना है इस तरह से पैरेलल शिफ्टिंग का कि ये वेक्टर में कोई चेंज। अच्छा, इसी वेक्टर क्यू को क्या पैरेलल शिफ्ट करके ऐसा किया जा सकता है, यहाँ पे पहले लाएंगे देखिए और फिर यहाँ से ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ये वेक्टर देखिए यहाँ से, ध्यान से समझने का कोशिश, थोड़ा सा ऊपर करेंगे पहले ऐसे पैरेलली और फिर ऊपर करते हुए फिर पैरेलल यहाँ ला लेंगे। तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देंगे। ये मान लीजिए ऐसा शिफ्टिंग करके यहाँ पहुँच गया। अब ये वेक्टर क्या है आपका, क्यू ही है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया पैरेलल। अब मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा था, तो ये एंगल भी अब क्या है 60 डिग्री। एक तो ये टेल टू टेल कॉन्साइड कराया और दो एंगल फॉर्म होगा। हमेशा जब टेल टू टेल कॉन्साइड करिएगा तो एक एंगल ये थीटा फॉर्म हुआ, अगर सपोज कि ये थीटा है तो दूसरा एंगल जो फॉर्म होगा वो होगा 360 माइनस थीटा। तो हमेशा दो एंगल फॉर्म होंगे, एक थीटा वन इक्वल टू थीटा और एक थीटा टू इक्वल टू 360 माइनस थीटा। तो हमेशा दो एंगल फॉर्म होंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, जैसे ही शिफ्टिंग कीजिएगा टेल टू टेल या हेड टू हेड, हेड टू हेड करने के लिए भी क्या करिएगा, तो हेड टू हेड दोनों एक साथ नहीं बताते, कंफ्यूजन होगा। टेल टू टेल में कर लेते हैं, फिर हेड टू हेड भी कीजिएगा तो बात यही आएगा। एक एग्जांपल, हमको एग्जांपल जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें करा दें। स्टेप टू क्या लिखेंगे, जब टेल टू टेल, हमने अभी टेल टू टेल प्रीफर किया है, टेल टू टेल जब कोइंसाइड कराइएगा तो दो एंगल फॉर्म होगा। टू एंगल्स विल बी ऑब्टेन्ड, will be obtained
स्मॉलर वन जो होगा, जो छोटा होगा, स्मॉलर वन विल बी आवर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे कौन सा छोटा है, थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, दैट इज थीटा वन इज एंगल बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच का एंगल कौन होगा, थीटा वन, दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है? तो हमेशा दो एंगल फॉर्म होगा, छोटा वाला एंगल ही अपना क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन P एंड Q क्या लिखिएगा, यहाँ पे एंगल बिटवीन P एंड Q जो होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले पेज में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए, जैसे ये वेक्टर ए है, स्क्रीन को पॉज करके नोट जरूर करते जाएंगे। ठीक है, ये वेक्टर ए और मान लीजिए दूसरा वेक्टर आपको ऐसा बी दिया गया, दोनों के बीच का एंगल यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री, ये इस तरह से। अब इसमें पूछा जाए कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है, सिलेबस 100% जेई लेवल तक का आपको कराया जाएगा, जिसको इसीलिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा, आपको कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप जब यहाँ से अगर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा तो ये मेरा गारंटी रहा कि आप बस यहाँ इतना पढ़ के जेई के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब उतना नोटबुक रट के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ वगैरह, उससे मेहनत करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म हमने ऐसे लोगों के लिए ही बनाया है जिसमें कुछ ऐसा है कि जिसको मन है कि जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई करना है या नीट क्वालिफाई करना है, वैसे लोग यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो एंगल निकालना है तो बहुत लोगों को देख भी रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि कैसे समझ आया आपको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि शिफ्टिंग करेंगे, है ना। शिफ्टिंग करने के लिए मतलब पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करेंगे, ताकि इसका टेल और इसका टेल, दोनों का टेल कॉन्साइड करेगा। अच्छा, टेल कॉन्साइड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, तो इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे यहाँ पैरेलली और यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हम दूसरे कलर से दिखाएंगे, ब्लू से। इसी वेक्टर बी को मान लीजिए कि हमको शिफ्ट करना है, सॉरी ए को, ये ए है, इसको शिफ्ट करना है। तो पहले इस टेल को यहाँ लाएंगे और पैरेलली इसी के ड्रॉ कर लेंगे यहाँ। ठीक है, दूसरा स्टेप में इसको टेल टू टेल कॉन्साइड करना है, तो और इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ करने के बाद, ये बी था, बी को ऐसे ही रहने दीजिए, ए को ऐसे शिफ्ट कर दीजिए इसी के पैरेलल, और ये एंगल ही क्या है, 60 डिग्री। तो अब दिखा, टेल टू टेल कॉन्साइड करने के बाद एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए दूसरा, ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये एंगल है आपका 120 डिग्री। अब ये एंगल ए और यहाँ भी ये एंगल बी। इस बार बताइए दूसरे क्वेश्चन में, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इस बार एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना होगा। खुद से जरूर एक बार पॉज करके पहले खुद से कोशिश करेंगे। तो काम क्या है, टेल टू टेल कॉन्साइड कराना। टेल टू टेल कॉन्साइड कराते हैं, चलिए कलर चेंज कर लें, जो फिगर बाद में ड्रॉ करें अलग कलर। तो देखिए इस टेल को यहाँ उठा के लाना है, तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा लेने से काम चल जाएगा। तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा लें, देखिए इसमें भी कोइंसिडेंटली 60 डिग्री एंगल है, तो सब में 60 हो रहा है, तो इसको चेंज कर लो। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि सर फिक्स हो गए हैं 60 डिग्री एंगल के साथ। तो 60 को चेंज कर लेते हैं, ये एंगल कितना दे देते हैं, 125 डिग्री। तो इधर वाला एंगल कितना बचेगा, अपने को तो एंगल ही सीखना है, निकालना थोड़ी है वैल्यू। तो इधर वाला कितना बच जाएगा, है ना। अगर ये 125 हो गया, टोटल 180 होता है, तो 125 जाएगा 180 में से, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो देखिए टेल टू टेल कौन साइड हो गया, ये आगे बढ़ा लिया, ये वेक्टर यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स यहाँ पे थीटा कितना होगा, 55।
तीसरा क्वेश्चन, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी ऐसा दिया गया। इस बार एंगल आपको क्या दिख रहा है, कितना होना चाहिए? टेल टू टेल कोइंसाइड कराइए। ए को बी पे लाने के लिए देखिए कैसे करेंगे, ए को बी पे लाने के लिए ऐसे पीछे ड्रॉ करेंगे, ऐसा टेल टू टेल कोइंसाइड हो जाएगा और बी यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए एक एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है और एक 360 तो होगा नहीं, तो थीटा कितना दिखेगा? 0 डिग्री। चौथा, एक वेक्टर इधर की ओर, दूसरा वेक्टर इधर की ओर, दोनों को टेल टू टेल कोइंसाइड करने के लिए ऐसे पीछे लेके आएंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली क्लास में उसको डिस्कस किया जाए। ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए, एक वेक्टर ऐसा है ना और दूसरा वेक्टर यहाँ से ऐसा। ये एंगल दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है? 90 डिग्री। टेल टू टेल कोइंसाइड कराने के लिए आपके पास इजी शिफ्टिंग, आपको अगर क्लियर है तो इजी तरीका है। क्या करेंगे, देखिए इस ए को यहाँ से खींच के आगे ले जाएंगे, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। देखिए ये एंगल दिख रहा है कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 डिग्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन साइड है? तो ऐसा टेल टू टेल, देखिए हेड टू हेड हमने बोला था कि कौन साइड होना चाहिए, हेड टू हेड। यहाँ हेड टू हेड कौन साइड है ही नहीं, तो एंगल निकालने की ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। आपको क्या कर दिया? ट्रायंगल फॉर्म। ये दोनों एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया आपको 50 डिग्री, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये P और ये Q मान लीजिए। तो P Q के बीच का यहाँ हेड टू हेड कौन साइड है ही, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है, टेल टू टेल करने की जरूरत या तो हेड टू हेड करने की जरूरत है अपने पास। तो यहाँ हेड टू हेड कौन साइड है? आप देखिए ये ट्रायंगल के फॉर्म में, ये 50, ये 60, 110, टोटल कितना होता है? 180, तो ये 70 डिग्री होगा। तो यहाँ P और Q के बीच के का एंगल कितना होगा? P एंड Q, एंगल बिटवीन P एंड Q इज 70 डिग्री। कोई संदेह की बात नहीं, एकदम क्लियर है? क्लियर है, हम खुद बोल दे रहे हैं क्लियर है, क्योंकि इतने के बाद दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालते हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्लियर है। एक दो इलिस्ट्रेशन हम आपको दे रहे हैं, जिनसे नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कि हम क्वेश्चन वाइज कर दे, क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क में है, ठीक है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन देंगे, कुछ चेंज नहीं है। देखिए एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, ये एंगल है 45 डिग्री, ये ऐसा है, और दूसरा वेक्टर है ऐसा है, ये ए, ये बी, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा है एक वेक्टर ऐसा, ठीक है, दूसरा वेक्टर देखिए ये, ठीक है, ये एंगल आपको दिया है 135 डिग्री। एक लास्ट, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एक लास्ट क्वेश्चन 4। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। यहाँ तक पेन नहीं जा रहा है हमारा, दिख तो रहा हो भाई, हम बोल ही दे रहे हैं, ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल बताइए, ये हेड टू हेड कौन सा है? इसको सिर्फ दिमाग लगा के खींचिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमने देख लिया, और क्या देखेंगे इस लेक्चर में? अब आज स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखिए, एक चीज और बचा है, वो है प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद कोशिश करेंगे, या इसी के बीच में कहीं भी पढ़ा देंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के प्रकार, ठीक है। तो वेक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट टाइप देखिए वेक्टर का क्या है, फर्स्ट है
जैसे कि सिंपली आप ऐसे समझिए कितने प्रकार के वेक्टर है, ये बस वेक्टर के जानकारी को अच्छे से, मतलब वेक्टर को क्या सिंपली कैसे, जैसे कहते हैं नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत में, तो पढ़ते हैं ना स्केलर में कि ये प्राइम नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर से क्या है कि हम एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जब भी कुछ चीज़ों को बताना होता है तो इजीली बता सकते हैं या समझ सकते हैं, इसलिए। तो इसी तरह से वेक्टर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे बोल दिया ना कि अपने को यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, अच्छा यूनिट वेक्टर ये होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उतना प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यूनिट वेक्टर को हम जानते हैं पहले से और उसी के बारे में बताना है, बस इतना ही जानना होता है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फर्स्ट है, पहला टाइप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस वेक्टर। अच्छा, बेस वेक्टर के लिए चाहिए यूनिट वेक्टर, तो इसीलिए बेस वेक्टर को रहने दीजिए, इसको समझते हैं, ये दूसरे टाइप पे पहले चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ जाइए, दूसरा टाइप है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, यूनिट वेक्टर के बारे में। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे, यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे यूनिट का मतलब क्या, आपको पता है, एक यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है इकाई, मतलब यूनिट वेक्टर का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब 1, यूनिट मैग्नीट्यूड is called यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वेलोसिटी वेक्टर है v, ये लिख रहा है 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर कोई v का मैग्नीट्यूड निकाले तो v का मैग्नीट्यूड क्या दिखेगा, 1। ये वेक्टर, इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, या यूनिट वेक्टर के टर्म में एग्जैक्टली लिखना है तो v पे क्या लगा दीजिएगा, कैप, इसका मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे ये वेक्टर वी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। आगे चल के पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर को एक्चुअल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बस यूज किया जाता है, ज्यादातर क्या किया जाता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर्स का यूज किया जाता है। ऐसे वेक्टर्स, बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, वैसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे ये, और दूसरा बात भी सही है, अगर कोई वेक्टर कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी। एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए लेट p इज अ यूनिट वेक्टर, p वेक्टर p इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर p का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ आया ये चीज। तो यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर इज जनरली रिटन है, ऐसा नहीं कि वेक्टर के हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर इज कॉमनली, लिखिए, कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय कैप ओवर लेटर। लेटर के ऊपर क्या नाम, या लेटर मतलब नेम के ऊपर जो है, उस वेक्टर के नेम के ऊपर क्या लगा जाता है, कैप। जैसे एग्जांपल, v वेलोसिटी इज अ यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर जो है यहाँ ऊपर, वेक्टर above given is यूनिट वेक्टर। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो v कैप से,
ठीक है, इज रिटेन एज वी कैप एंड रीड एज, पढ़ते क्या है इसको, वी कैप। क्या पढ़िएगा, वी कैप। क्या पढ़ेंगे, वी कैप। क्लियर है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा। इसमें एक पेज, मतलब आप जब नोट कर रहे होंगे तो एक पेज जगह छोड़ लीजिएगा। मेरे लिए तो ये डिजिटल पेज है ना, लेकिन आप जब हार्ड कॉपी में नोट कीजिएगा तो यहाँ पे एक पेज जगह छोड़िएगा, क्योंकि जब हम करेंगे वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना, वेक्टर इन, तो फिर से यूनिट वेक्टर पे एक बार आएंगे। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल के देन हम लोग पढ़ेंगे फिर से यूनिट वेक्टर। इसलिए एक लाइन, एक पेज छोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और एक चीज क्या, नोट्स कीजिए। आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में 2 ही टाइप पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, सैटरडे को। ठीक है, कल जो वीडियो अपलोड होगा वो थोड़ा लंबा अपलोड होगा, उसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मतलब वेक्टर में बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट ही करेंगे। तो नोट्स में क्या लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो हिंदी वाले लिख लेंगे हिंदी में कि किसी भी वेक्टर को आप, किसी भी वेक्टर को, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड वी विल गेट यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, उसी के, अभी बहुत सारा चीज इसमें समझ नहीं भी आ सकता है, डिवीजन वगैरह, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, वेक्टर से नहीं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, डिवाइड कर दें, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। सिंपल। तो अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। क्या है यूनिट वेक्टर, देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है, मान लीजिए कोई वेक्टर है पी क्यू, ये कोई मान लीजिए एक्सेलरेशन वेक्टर, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू, है ना, ड्यू साउथ, साउथ डायरेक्शन। तो देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो आपको मैग्नीट्यूड तो लिखना सिखा चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका पॉजिटिव न्यूमेरिकल पार्ट, मॉड वैल्यू ऑफ 10। यहाँ पे कितना होगा मैग्नीट्यूड, 10। अगर इसी वेक्टर पी क्यू को, इसी वेक्टर पी क्यू को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, पी क्यू के उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, पी क्यू का यूनिट वेक्टर। मतलब देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपने डिवाइड करा 10 से, तो देखिए तो क्या मिल गया, 1 मीटर पर। तो ये रिजल्ट अपने काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए कलर हम जो चेंज कर ले सबसे पहले, कि अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, पी क्यू का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। ऐसा वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं करा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, मतलब ये सही है। अब दूसरा देखिए, एक गलत मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है, लोग ऐसे भी गलती करते हैं, पी क्यू वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू वेक्टर को पी क्यू वेक्टर से डिवाइड कर दिया, है ना, ये गलत है। वेक्टर को वेक्टर से डिवीजन नहीं होता है कभी, वेक्टर को वेक्टर से डिवीजन कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आगे चल के पढ़ेंगे वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल होता ही नहीं, तो ये तो गलत है, ये रिलेशन कहीं लिखा हुआ गलत है, या ऐसा रिलेशन लिखा हुआ रहे पी क्यू बराबर पी क्यू डिवाइडेड बाई वैक्टर पी क्यू, तो ये सब गलत है। सही वाला याद रखेंगे, गलत खुद चुन लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्लियर हुआ। चलिए अब बेस वेक्टर पे चर्चा करेंगे और बेस वेक्टर के बाद आज की भी क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, तो कल फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेस वेक्टर क्या है, बेस वेक्टर देखिए
हम अभी बता रहे थे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक्स, अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड सिस्टम में, एक्स वाई जेड, देखिए ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पे और डिटेल में चर्चा करना है, ठीक है। तो जैसे ही काइनेमेटिक्स में आइएगा तो इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बस जो जानना है वो देखते हैं। देखिए एक्स एक्सिस, अब मान लीजिए कोई आदमी ए से बी तक जाता है, ए से बी तक एक्स में जाता है, तो एक ए बी वेक्टर फॉर्म कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और मान लीजिए ए से ओरिजिन से चलता है, वो आदमी ओरिजिन से चलता है और बी एक्स में कहीं 5 मीटर पे पहुंचता है, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए यही आदमी अब दूसरा वेक्टर फॉर्म करें, मान लीजिए कोई ओरिजिन से चला और यहाँ ए से, और किसी वेक्टर मान लीजिए ए से पी तक पहुंचा, और पी तक इस तरह से पहुंचा कि एक्स में 5 मीटर ट्रेवल कर लिया, वाई में भी, वाई में मान लीजिए 5 मीटर वाई में भी आ गया, और जेड में 4 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा, एपी को तो ऐसे लिखिएगा कि 5 मीटर एक्स में अलोंग एक्स एक्सिस आया है, प्लस 3 मीटर किधर आया है, गया है अलोंग वाई एक्सिस, या तो प्लस में क्या लिखिएगा, 4 मीटर किधर गया है अलोंग जेड एक्सिस। तो इतना लिखने में बहुत टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए ये बार बार रिपीट करना पड़े अलोंग एक्स एक्सिस यही चीज, तो लिखने में ही सारा समय निकल जाएगा। इसीलिए एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए क्या किया जाता है कि एक यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है, उसको कहते हैं आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा अलोंग एक्सिस। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जिसको कहते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जिसको क्या कहते हैं, के कैप। अब इसी वेक्टर एपी को आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं बेस वेक्टर के टर्म में कि 5 मीटर किधर आया है आई कैप में, 3 मीटर कहाँ गया है जे कैप में, और 4 मीटर कहाँ गया है के कैप में। आया समझ? तो इसी आई कैप, जे कैप और के कैप को क्या कहते हैं? बेस वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप and k cap are used to represent x axis, y axis and z axis, है ना, y axis and z axis, ठीक है, respectively in rectangular Cartesian coordinate system। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और एंड आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड बेस वेक्टर्स। क्या बुलाया जाता है इसको? बेस वेक्टर्स। सॉरी, ठीक है। तो चलिए, आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है जैसे कुछ भी हो, एसोसिएशन वेक्टर हो तो आई कैप 1 आई कैप है। इसी तरह जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, के कैप मतलब यूनिट, सॉरी, तो वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये है इसका मतलब। अब माइनस में रिप्रेजेंट किया तो माइनस आई कैप का क्या मतलब है कि यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। समझ आए? सिमिलरली, ठीक है। तो ये है बेस वेक्टर्स, क्लियर है। तो आज दो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोगों ने डिस्कस करा, एक बेस वेक्टर और दूसरा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को कंप्लीट करेंगे, वो क्लास कल ही होगा, ठीक है।
चलिए, आई होप तब तक सुरक्षित रहें, घर में रहें, ठीक है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है ना, बहुत ही विकट परिस्थिति है लोगों के लिए। तो सुरक्षित रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक है ना, वीडियो देखें, सीखते रहिए। कोई भी डाउट हो किसी भी बुक से अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अभी आपको वैसे PDF मिलेगा इसका, कोई भी डाउट है, चाहे वो आप 12th पास हो, 12th में हो, या JEE नीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, 11th 12th के फिजिक्स से, थियरी से रिलेटेड, तो ठीक है, तो मेल भी कर सकते हैं। आपको मेल ID भी शेयर किया गया होगा फर्स्ट क्लास में, जस्ट आस्क फॉर JEE नीट physics@gmail.com। ये मेरा मेल है। मेल करना कन्वीनियंट ना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, 11th 12th JEE और मेन के बच्चों को, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चलिए बाय।